Good morning, children. Welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 3 की रीडिंग कराऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की स्वरांजलि खोलेंगे। पार्ट 3, पार्ट का नाम है शब्द विचार। पेज संख्या है 15। तो बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। तो समझते हैं और मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। मैंने आपको बताऊं कि जो अक्षर होते हैं उनको मिलाकर शब्द बनते हैं, तो उनको मिलाकर सार्थक अर्थ निकलता है, जिनका मतलब कोई अर्थ होता है, उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे आम, मोहन, कमल आदि। इनके ये वर्णों के मेल से बने और इनका एक अर्थ है, तो इन्हें शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नंबर 1, रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। क ऋण शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग ऋण शब्द। पहले पढ़ते हैं ऋण शब्द। वे शब्द जिनके खंड नहीं हो सकते तथा जो किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, कपड़ा, दूध आदि। अब आते हैं खा यौगिक शब्दों में। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से। जैसे जल प्लस वायु जलवायु, वर प्लस माला वरमाला, रसोई प्लस घर रसोई घर, गज प्लस राज गजराज। इन शब्दों में 2 शब्दों का प्रयोग किया। जल एक अलग शब्द है, वायु एक अलग शब्द है, इनको मिलाकर बन गया जलवायु। वर अलग शब्द है, माला दूसरा शब्द है, इसको मिलाकर बन गया वरमाला। रसोई एक शब्द है, घर दूसरा शब्द है, इसको मिलाकर बन गया रसोई घर। गज एक शब्द है, राज एक शब्द है, इसको मिलाकर बन गया गजराज। आते हैं गा पे योग ऋण शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, पर सामान्य अर्थ के साथ साथ किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे पहला है पंक प्लस ज पंकज, पंक प्लस ज पंकज। अब इसका दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। इसमें 2 अर्थ हैं। इस पंकज का मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है बच्चों? कमल। दूसरा है पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, इसको मिलाकर क्या बना? पीतांबर। इसको मिलाकर क्या बना? पीतांबर। मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके। इसका दूसरा अर्थ क्या है? कृष्ण। 2 अर्थ है, पीले हैं वस्त्र जिसके। पीले किसके वस्त्र होते हैं? तो इसका मतलब है कृष्ण भगवान के। गज प्लस आनंद, गज प्लस आनंद मिलाकर क्या बना? गज आनंद। मतलब हाथी जैसे मुंह वाला। गज आनंद का मतलब क्या होता है? हाथी जैसे मुंह वाला। तो हाथी जैसे मुंह वाला कौन है बच्चों? गणेश जी। लास्ट है नील प्लस कंठ, नील प्लस कंठ मिलाकर क्या बन गया? नीलकंठ। मतलब नीला है कंठ जिसका, जिसका कंठ नीला है
वो कौन है बच्चों? शिव जी। अब आते हैं, ये हम लोगों ने पहला अर्थ पढ़ा था भेद। अब आते हैं दूसरे भेद में, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार के होते हैं। क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द। तो पहला पढ़ते हैं का तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में कुछ शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के एज इट इज वैसे ही यूज किए जाते हैं जैसे कि हम लोग संस्कृत में करते हैं। जैसे ग्रह, ग्रह हम लोग संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी। सूर्य संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी। दुग्ध संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब आते हैं खा तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बोलचाल के कारण परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। संस्कृत भाषा में बोले जाने वाले शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? घर। सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? सूरज। दुग्ध को हम लोग क्या कहते हैं? दूध। भ्रमर को हम लोग अब क्या कहते हैं? भौरा। तो हम लोगों ने संस्कृत शब्दों को हिंदी में परिवर्तित कर लिया। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। गा है देशज शब्द। विभिन्न बोलियों के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। दूसरी बोलियों के जो कुछ शब्द होते हैं जब हम लोगों ने हिंदी भाषा में उनको प्रयोग करने लगे हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ईंट, रोड़ा, लोटा, खिड़की। ये क्या है? बोलियों के शब्द हैं जो अलग अलग शहरों में बोलियां थी उनके कुछ शब्दों को हम लोगों ने हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। घा है विदेशी शब्द। भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से हम लोगों ने कुछ शब्द लिए हैं, स्कूल, रेल, मोटर, टेलीफोन, डॉक्टर आदि। ये अंग्रेजी शब्द है लेकिन अब हम लोग इसको हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। अब उन्होंने अरबी से भी कुछ शब्द लिए हैं, अमीर, इनाम, औरत, गरीब, कैदी आदि। ये अरबी के शब्द हैं। पुर्तगाली से भी हम लोगों ने कुछ शब्द लिए हैं, आलू, प्याला, मेज, प्याज, अचार आदि। तो ये पुर्तगाली से जो शब्द लिए गए हैं। तुर्की से बंदूक, बारूद, कुली, चाकू, कैंची, बहादुर आदि। ये तुर्की से शब्द लिए गए हैं। फारसी से शर्म, गुलाब, बाजार, बाग, आदमी आदि। ये फारसी से लिए गए हैं। फ्रेंच से पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, विगुल आदि। ये फ्रेंच से लिए गए हैं। चीनी से लीची, चाय, पटाखा, तूफान, चीनी आदि। ये चीन से लिए गए हैं। जापानी से रिक्शा, जूडो, कराटे, इकेबाना आदि। ये जापानी से लिए गए हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे भेद की तरफ, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, का सार्थक शब्द, खा निरर्थक शब्द। का सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे माता, पुस्तक आदि। मतलब जिनका कुछ अर्थ होता है उन्हें हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। खा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये बोलचाल में सार्थक शब्दों के साथ साथ प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे खाना, वाना, खेल, वेल,
रोटी वोटी, ये सब क्या है? जैसे खाना के साथ हमने वाना यूज प्रयोग किया, वो निरर्थक शब्द है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। खेल के साथ वेल प्रयोग किया, वेल का कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द है। रोटी के साथ वोटी प्रयोग किया, ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्दों पर भाषा में कोई विचार नहीं किया जाता है। अब हम लोग आते हैं चौथे भेद की तरफ, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, का विकारी, खा अविकारी। का विकारी ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालिका आदि। बालक, बालिका आदि, इनके लिंग बदल गए तो ये विकारी शब्द हैं। लिंग के कारण ये रूप बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द। विकारी शब्द पुनः चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चार प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब आते हैं खा अविकारी शब्द। जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, हे, अरे आदि। इनमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये अविकारी शब्द है। ये भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अब बच्चों आप बताइए, सार्थक समूह को क्या, सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के चार भेद होते हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में विचार नहीं किया जाता है। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। लिंग, वचन, कारक से अविकारी शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में विचार नहीं किया जाता है। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। लिंग, वचन, कारक से अविकारी शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको हिंदी में पार्ट 3 पूरा पढ़ा दिया है। आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी रीडिंग करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। A very good morning to the student and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions. Here, welcome you all in the online classes. I am your English teacher and going to start the third chapter of your English language, that is collective noun. Collective, here is nouns. So students, this is your second period and let's start your third chapter of your English language, that is collective nouns. So students, open your book at page number 12. Before starting the collective noun, let me tell you what is noun or what are nouns. Noun. It is defined as the name of person, place or thing. What is noun? Noun. It is defined as the name of a person, place or thing. Person. Name of any boy or girl comes under person. Ram, Sita, Shyam,
the accessory or the any of the metallic or wooden material around us comes under thing, just like table, chair, door, chalk, bangle, etc. comes under thing. So noun is defined as the name of a person, place or thing. Ram, Sita, Shyam comes under person. Agra, New Delhi, Kanpur, etc. comes under place or thing. Table, chair, door, chalk, bangle, etc. comes under thing. As we know that nouns of different types: common noun, proper noun, abstract noun, collective noun. So here we will read about collective noun in this chapter. Okay, so our main chapter is collective noun. So students, open your book at page number 12. Here is a diary, that is, last summer Rekha visited a temple in Karnataka with her father. Here is a page of her diary. Read the page. First of all, let's read the page. Then we will talk about why this diary is here. Okay? Dear diary, when I reached the temple, I saw a crowd of devotees. They were very happy, and my father showed me a troop of monkeys. My father and I had a bunch of ripe bananas. I gave a few to them. Then I saw a herd of elephants there. When we were coming back, we also saw a flock of birds. The temple was surrounded by a cluster of trees. I really enjoyed a lot there. I hope I'll visit it again. And last is dear Rekha or Rekha. Okay? So, why this diary is here? Have you seen some highlighted words in the diary? Look at carefully, and some are the highlighted words in that diary page. And the highlighted words are crowd, troop, bunch, herd, flock, sixth one, cluster. These are the highlighted words in the diary page. Why they are highlighted? Let's read the next statement, that is, collective nouns tell us about the collection of groups of things, animals and people, etc. It is defined as the collection or groups of animals, things and people. Okay? This one is the definition of collective noun
monkeys, bunch of bananas, herd of elephants, flock of birds, cluster of trees. These are the collection or group of animals, things, people, okay, in the diary page. So, look at your book. In the above page of diary, many words have been used to show the group or collection. Words like crowd, troop, bunch, herd, flock, cluster. Show their groups respectively. Here are some examples. Related to the collective noun are just like flower. What we use as a collective noun for flowers? We use a bouquet of flowers. Okay? Second, fish. What we use as a collective noun for fish? A school of fish. Third one, key. What we use as a collective noun for key? Bunch of keys. And last one, dog. What we use as a collective noun for dog? A pack of dogs. So, students, you have to make notes of this chapter. First of all, you have to write the thought at the top of your page, fresh page, then chapter number, then chapter name, and then you have to write the definition of collective noun, this thing. Okay? And some examples which I have written in the board. Okay? That's all for today, and write down your homework first. Complete given word in your notebook. Of chapter 3rd. So students, thank you so much and have a great day.
importance of Himalayas, that how Himalaya Parvat is important for us, how it saves us, and what is the importance of the Himalaya mountains. And after that, we had started the new topic, that is the state. The state that are located, the states, those are located in the northern mountains. So yesterday we have read about the first state, that is Jammu and Kashmir. So in the last class we have read about the state, that is Jammu and Kashmir. We have read this in this chapter that Jammu and Kashmir is the state which is almost mountainous, and this state has two capitals, that is Srinagar and Jammu. Srinagar is the summer capital of this state, and Jammu is the winter capital of the state. And after that we have read about the lifestyle of people, that the people of this state are known as Kashmiris. And then we have read about that in this state more than 7 languages are spoken, and the main languages are Dogri in Jammu and Ladakhi, Urdu and Kashmir. And then we have read about some important places, some important lakes like Dal Lake and the Buller Lake are the important lake of this state. And after that we have read about that there's a boat, there are some floating boats that sail on these lakes, and these boats are used as a floating shop, and these boats are called shikaras. And then we have read about that the people of the state keep themselves a pot with small pot with a burning coal to keep themselves warm, because the climate of the state is very cold. So that's why they keep themselves a small pot with burning coal, and that pot is called kangri. And then we have read about the dressing style of the state, that people wear, or people of the state worn a long loose gown with salwar, and that dress is called firan. We will start from the last paragraph, that people grow rice, maize, rajma, vegetables, fruits and saffron in summer. So in this state, people of this Jammu and Kashmir state grow some crops like rice, maize, rajma, fruits and vegetables in summer season, and in winter season they made some handicrafts thing used by the materials like wood, brass and paper mache. Shawls and carpets made by them are popular all over the world, and the shawls and the carpet which are made in Jammu and Kashmir is very famous from all over the world. Srinagar, Pahalgam, Gulmarg, the temple of Vaishno Devi and Amarnath cave are some of the famous places. And in this state, the famous places of Jammu and Kashmir are Srinagar, Pahalgam, Gulmarg and the temple of Vaishno Devi and the Amarnath cave. And the main festivals of the state are Eid, Shivratri and Navratri are the main festivals of the state. So now this state, now we have read about this state. Now we will read about the next state, that is Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Now we will read about this state. Himachal Pradesh, with its snow-covered mountains, is a beautiful state. Its capital is Shimla. Thousands of tourists visit the hill stations of Shimla, Dalhousie, Kullu and Manali every year. So the Himachal Pradesh is the state which is almost mountainous, and its mountains are covered with snow, and it is a beautiful state, and its capital is Shimla. Now, and thousands of tourists visit this state, Himachal Pradesh, because of these hill stations which are in Himachal Pradesh. And what are the hill stations are Shimla, Dalhousie, Kullu and Manali. These are some famous hill stations of Himachal Pradesh, and many tourists from all over the world visit here. The toy train which takes people from Katka to Shimla is a special
places because Kedarnath and Badrinath are the temples and Gangotri and Yamunotri is the holy river. So that's why many tourists visit here for these religious places. This place is also called Devbhoomi or the land of God. So this state Uttarakhand is also known as Devbhoomi, means land of gods, means home of God or land of gods. Now we had read about this state also. Now we will read about another state, that is Sikkim. Sikkim. Gangtok is the capital of this small state. So the capital of Sikkim is Gangtok. Kanchenjunga in Sikkim is the third highest mountain peak in the world. So students, I have already explained in my last classes that Kanchenjunga is the third highest mountain peak and it is located in Sikkim state. The state is famous for its orchids. Most of the people here belong to the Lepcha, Bhutia or Nepali tribe, and this state is famous for its orchids, and in this state many tribes live here, especially the Lepcha, Bhutia or Nepali tribe. The women of the state traditionally wear long skirts called bahu and colorful jewelry made from beads, and the women of this state wear a long skirt that is called bahu, and they wear, along with the long skirt, they wear jewelry made from beads. So students, today we will read only about these states. So what we had read in this class? We had read about Jammu and Kashmir. What is the capital of Jammu and Kashmir? Capitals of the state. So as we have read in the chapter that Jammu and Kashmir is the state which has two capitals, that is Shimla and that is Srinagar and Jammu. Sorry, not Shimla. Srinagar and Jammu. These are the two capitals of Jammu and Kashmir. And what is the capital of Himachal Pradesh? The capital of Himachal Pradesh is Shimla. The capital of Uttarakhand is, we have read about that. The capital of the state is Dehradun. And after that we have read about the state Sikkim and its capital is Gangtok. So these are the capitals of these states. So students, that's all for today. I hope that you have understood this chapter. We will read the rest of the chapter in the next classes. So students, now note down your homework. Your today's homework is learn three short answers of lesson 1, India, our homeland. This is your today's homework. So students, that's all. Thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions here.
After reaching the trachea, it moves to the food pipe. Food pipe is also known as esophagus. Okay? After reaching to the food pipe, the food moves to the liver. Largest organ. Here, food mixed with the digestive juices. After mixing with the digestive juices, it moves to the stomach. Stomach is the storage of food. In stomach, food stays for 4 to 6 hours. Then it moves to the intestine. The small inside one is the small intestine. Outer one is large intestine. Here absorption process occurs and is the last side of digestion process. Then the undigested food after absorption, food moves to the undigested food moves to the rectum. Then for leaving the body, the food moves to the anus and then throughout the body. All this constitute known as alimentary canal. Okay? This is the whole process of alimentary canal. Alimentary canal starts from mouth cavity and ends at anus. Now student, open your page number 34. Our next topic. The process of digestion. The process of digestion starts from our mouth cavity here. When we take food into mouth, the teeth helps us to chew, bite, or to grind food. As in the previous chapter, the teeth, we know the 4 types of teeth how helps to bite, grind, or chew the food. Food is also mixed with saliva. In mouth, there is saliva present. Which helps the food to make soft and moist to get swallowed into the food pipe. Okay? Saliva makes the food moist and soft so that it becomes easy to swallow. The saliva contains chemicals called enzymes. What are enzymes? Chemicals present in organs. Okay, are called enzymes. In it, which helps to digest the starch present in the food. From mouth, the food passes through the trachea and then to the food pipe. The muscles of the food pipe, here muscles are present. It helps the food to move forward. Okay, the pushes it down to the stomach. Then the food moves to the stomach after mixing with the digestive juices which is present in the liver. Here
solid food into liquid form. Okay, and protein is digested in the stomach. From the stomach, the liquid flows to the small intestine. After moving from the stomach, the liquid form food moves to the small intestine. Here the food is mixed with different digestive juices. When food reaches to the small intestine, it mixes with different digestive juices, and this breaks it down further into simpler form of nutrients. And we know that nutrients are of 5 types. 5 types of nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. The food reaches to the small intestine where absorption of nutrients occur. Okay? And these nutrients seep through the walls of the small intestine into the blood in blood vessels. The nutrients absorbed by the small intestine reach the blood through the blood vessels and move to all parts of the body to send out the nutrients to all parts. Okay? The blood vessels carry them to the different parts of the body. We cannot digest some parts of the food. The some part of the food that cannot be digested is moved to the large intestine, where the leftover water and nutrients are absorbed by the linings of the large intestine. Then the undigested food called roughage moves to the rectum, and for some time undigested food stays at the rectum. Then for moving out of the body, outside of the body, the rectum sends undigested food to the anus, then throughout the body. Okay, this is the whole process of digestion. And let me recall the process of digestion. The food we take into the mouth, the teeth helps to chew, bite or grind the food, and mixed with saliva to make it moist or soft. So it moves to the trachea, and the windpipe, the muscle, helps the food to push out into the stomach. Into the stomach, it moves. Before reaching the stomach, the liver helps the food to mix it with digestive juices. Then it reaches to the stomach, where HCl helps the food to make it liquid form. Then the liquid form moves to the small intestine where absorption process occurs, and after the absorption of nutrients, the blood vessels send all the nutrients to all parts of the body. Then the sum of the leftover water and nutrients move to the large intestine, where the lining of large intestine absorb the rest of the water and nutrients. Then the undigested food moves to the rectum, where it stays for some time, and after that anus helps to remove the undigested food from the body. That's all for the process of digestion. And students, write down your homework. Revise the process of digestion. Okay? So that's all.